नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मेरा चेला भी मेरी कॉपी कर रहा है, लेकिन जनता से गुजारिश है कि वो सावधान रहे। और ये कह कौन रहा है? ये बात कही जा रही है भारतीय पत्रकारों के द्वारा। अब भारत में मीडिया इस वक्त दो भागों में बटा हुआ है, दो धड़े हैं। एक प्रो बीजेपी मीडिया जो अपने आप को देशभक्त मीडिया दिखाने का भरपूर प्रयास कर रहा है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और दूसरा नरेंद्र मोदी के विरोध में पागल हुआ मीडिया, और वो भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठा है। अब ऐसी स्थिति में बीच में आती है जनता, क्योंकि जनता अब समस्या यह है कि वो किस मीडिया हाउस के साथ जाए। एक जिसको यह नहीं पता कि नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते कब उन्होंने एक लाइन, एक लिमिट क्रॉस की और वो देश विरोध में जाकर खड़े हो गए। और दूसरा वो जो सच्चाई से दूर सिर्फ और सिर्फ यह ढोंग करता हो कि हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। और इस वक्त क्योंकि एक समय था पत्रकारिता, इस पैसे में जाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती थी, लेकिन आज अगर आपको दुनिया का सबसे आसान काम अगर कोई है या वो दिखाई देता है तो वो है पत्रकारिता। अब अच्छा है कि हम लोग जो है वो पत्रकार नहीं है, एक टीचर है, एक डॉक्टर है, जो कि पत्रकारिता के उस चश्मे से जो है वो इन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। अब मैं जब ये कह रहा हूं तो ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस वक्त हम बात करेंगे इस वीडियो में पाकिस्तान की अभी जो घटनाक्रम चल रहा है उसके। एशिया कप के बाद से पाकिस्तान में जिस तरीके से पीओजे के पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस और पीओके की जो जनता है वो आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा सालों में जो है वो होता आ रहा है। लेकिन इस बार बदलाव क्या है? इस बार बदलाव यह है कि जनता थोड़ी आक्रामक है। इसलिए आपने देखा होगा, खबर आई कि कुछ पुलिस वालों को जनता ने मार दिया, तो लगभग 50 के आसपास जान चली गई। अब ऐसे समय में हमारी तरफ से अगर हम देखते हैं डिप्लोमेटिकली, मैं बात कर रहा हूं डिप्लोमेटिकली, सेना प्रमुख, थल सेना के जो प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी, आप उनका स्टेटमेंट उठाकर देखिए। आप एपी सिंह जो एयर चीफ मार्शल है, आप उनका स्टेटमेंट, और फिर भुज एयरबेस से राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट जो विजयदशमी के ऊपर या हम कहें कि दशहरे के उपलक्ष्य के ऊपर दिया गया। तीनों में एक बात जो कॉमन थी वो ये कॉमन थी जिसमें पाकिस्तान को उसका भूगोल याद दिलाया गया कि पाकिस्तान को तय करना है कि उसको भूगोल में रहना है या नहीं रहना। क्योंकि इस बार भारतीय सेना जब ऑपरेशन 2.0 होगा तो उसमें कहीं भी संयम बरतती हुई नजर नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार को एक राजनीतिक मैसेज देना था कि आप जो आपके देश में जो गतिविधियां हैं आप उनको कंट्रोल करें, वरना इस बार जो स्थिति होगी वो थोड़ी भयावह होगी। और ऐसा अक्सर किया जाता है, यह डिप्लोमेटिकली होता है। और आपने देखा जिस तरीके से एयर चीफ मार्शल ने जो है वो एक बार फिर जिक्र किया कि हमने पाकिस्तान के 4 से 5 एयरबेस तबाह कर दिए, कई फाइटर जेट्स जो है वो तबाह कर दिए, और यह सच्चाई है ऑपरेशन सिंदूर की। लेकिन उस सच्चाई के बाद में हम अगर नैरेटिव वॉर की बात करते हैं तो नैरेटिव वॉर में भारत जो है वो बहुत पीछे रह गया। कारण क्या था? क्योंकि भारत में कुछ लोग जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े थे वो देश विरोधी गतिविधियों में जाकर खड़े हो गए। कारण आप सभी को पता है। अब ऐसी स्थिति में जब एपी सिंह ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने अगर राफेल जेट जो है वो अगर उड़ा दिए तो उनका मलबा कहां गिरा, कुछ तो एविडेंस होगा, तो वो एविडेंस क्यों नहीं सार्वजनिक करता? तो एविडेंस इसलिए सार्वजनिक नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हम लोग भारत में बैठे, हमें पता है भारत में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं।
लेकिन फिर भी चाहे वह S-400 को नष्ट करने का हो या फिर फाइटर जेट्स को जो है वो उड़ाने का हो, तो पाकिस्तान जो कर रहा है वो समझ में आता है। अब पीओजेके को बात अगर हम करते हैं तो देशभक्त मीडिया जिसको हम कहें कि प्रो बीजेपी मीडिया, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत जो है बस अब तो पीओजेके जो है वो ले ही लेगा और पीओजेके आ ही जाएगा। तो क्या ये जिस तरीके से बात की जा रही है उतना आसान है? और अगर ये इतना आसान है तो फिर हमें आकलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर पीओके को भारत में मिला क्यों नहीं लिया गया? यह है, हम प्रो बीजेपी मीडिया की बात कर रहे हैं। और दूसरा, जो नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ा है, तो वो जब यह कहता है कि हमने पीओके वापस क्यों नहीं लिया, तो आज जो नेहरू को अपना वारिस बता रहे हैं वो खुद साबित करें कि 1971 में हमने 93,000 सैनिक जो है वो किस आधार पर छोड़ दिए। आज की परिस्थितियां जो है वो अनुकूल है या 1971 की परिस्थितियां अनुकूल थी जब भारतीय सेना ने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया? तब जवाब मिलेगा कि वो परिस्थिति ज्यादा अनुकूल थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसका फायदा नहीं उठा पा रही। तो फिर आज उनको ये किसने हक दिया कि वो इस सरकार के ऊपर जो है वो सवाल जवाब खड़े करे? तो दोनों बातें मुझे लग रहा है अब आपके समझ में आ रही होगी। पीओजेके को लेना उतना आसान नहीं है जब तक कि पीओके की जो जनता है वो साफ तौर से विद्रोह की जो है वो एक चरम सीमा पर पहुंच जाए और उस सीमा के बाद में वो ये कहे कि हमें भारत में जाना मंजूर है, तब तक भारत पीओके में कुछ नहीं कर सकता। सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, एयर स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि पीओके को भारत में मिला लिया जाएगा, ये जो है वो मुमकिन नहीं है। बांग्लादेश 1971 में जब भारतीय सेना ने आजाद कराया तो उस वक्त बांग्लादेश में हमारी खुफिया एजेंसी, वहां के कुछ लोग उस सिस्टम से जुड़े हुए थे। तो आज क्या इस तरीके से पीओके में संभावनाएं दिखाई देती है? पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक्स सर्विसमैन को पीओके में बसाया गया है, तो वो क्यों बसाया गया है? और जब हम बात करते हैं उन दुर्गम पहाड़ियों की, उस इलाके में क्या भारत जो है वो युद्ध छेड़कर कोई ऐसी गलती कर सकता है? आप खुद सोचकर देखिए। तो ये उतना आसान भी नहीं है जितना कि आसान दिखाई देता है। फिर सीपीएससी जो परियोजना जो चाइना की चल रही है, आप उसको भी जो थोड़ा सा जो है वो नजर डालें। इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं कि जनता सावधान रहे, तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनता को फैक्ट्स चेक जरूर करने चाहिए। क्योंकि दोनों तरफ, एक 2014 से पहले जो सत्ता के साथ मलाई चाट रहे थे, एक वो पत्रकारों का ग्रुप है, और एक 2014 के बाद में जो उनको देखकर पत्रकार बने उनका एक ग्रुप है। आप किसके साथ खड़े हैं? तथ्यों के साथ या फिर इन दोनों के साथ, जिसको हम लेफ्ट और राइट कह सकते हैं? और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन एक उदाहरण आप याद करिए आशुतोष को। आशुतोष आजकल जो है वो आज तक पे और बहुत सारे टीवी चैनल्स पे डिबेट में आता है, और अक्सर जो है वो उसकी दूसरे पत्रकारों के साथ बहस होती है, क्योंकि उसको ये लगता है, उसको ये गलतफहमी है कि उससे बड़ा पत्रकार नहीं है, और उसके बाद वाले जो पत्रकार है वो उसको देखकर आए हैं, उसके चेले हैं, तो वो इतना बड़ा आकलन कैसे कर सकते हैं? अब सच्चाई पे जब हम आते हैं तो सच्चाई यह है क्योंकि आशुतोष लाइमलाइट में इसलिए आया क्योंकि काशीराम ने उसको थप्पड़ मारा था, एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। अब आशुतोष जो है वो बड़ा पत्रकार बन गया। आशुतोष को लगा कि इस देश में सब कुछ ठीक नहीं है और उसके पीछे नेहरू और गांधी खानदान का हाथ है। तो आशुतोष का प्रेम जागा इस देश को बदलने का, और देश को बदलने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट में वो शामिल हो गया अरविंद केजरीवाल के साथ। अब आशुतोष के सपने थे कि देश को बदलना है तो संसद में भी जाना पड़ेगा, और संसद में जाने के लिए आम आदमी पार्टी को आशुतोष को, जिसको कहें कि अपने हाथों में उठाकर संसद राज्यसभा तक छोड़कर आना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। अब मैं ये कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2017 में जब आम आदमी पार्टी के महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री
संदीप कुमार दो महिलाओं के साथ यौन शोषण के मामले में एक सेक्स स्कैंडल या मैं कहूं कि सीडी जब वायरल हुई तो जेल जाना पड़ा। उसको डिफेंड करने के लिए आशुतोष ने एक पोस्ट डाला था और उस पोस्ट में जिस तरीके से महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की बखियां उधेड़ी गई, मुझे लगता है कि आपको वो आशुतोष का वो पोस्ट देखना चाहिए। महात्मा गांधी को सरला चौधरी के साथ जोड़ा गया जो रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में थी, और जवाहरलाल नेहरू को एक नहीं बहुत सारी औरतों के साथ आशुतोष ने जो है वो लपेट लिया। अब सच्चाई यह है, क्योंकि जब हम फैक्ट्स में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू के उस मिजाज को, उस चरित्र को एक नहीं बहुत से इतिहासकार जो है वो दर्ज करके गए हैं इतिहास में। क्योंकि एक तरफ जब हम ये कहते हैं कि स्वतंत्रता में नायक कौन थे, स्वतंत्रता दिलाने वाले, जो मर गए या जो पॉलिटिक्स राजनीति खेल गए, और इस देश के एक जो प्रधानमंत्री बन गया और दूसरा जो इस देश का राष्ट्रपिता बन गया, इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। तो मर गए जिन्होंने अपने जो है वो प्राणों की आहुति दी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और भी बहुत सारे जो थे, और दूसरी तरफ जो शिमला की वादियों में, हिमाचल प्रदेश की वादियों में एडविना के साथ जो है वो 8-8 दिन तक जो है वो घूम रहे थे। दूसरे महात्मा गांधी जो सुभाष चंद्र बोस को अपना व्यक्तिगत दुश्मन बना बैठे, और फिर उससे बड़ी बात, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस प्रोविंसेस के जो है वो एक वोट को छोड़कर सारे वोट मिल गए, तब भी जो है वो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। तो एक तरफ सावरकर को गाली दी जाती है जिसको अंडमान की सेलुलर जेल में डाल दिया गया, कोल्लू के बैल की तरह जो है वो सजा यात्राएं दी गई, और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू थे और महात्मा गांधी थे। तो सच्चाई इतिहास के पन्नों में जो है वो साफ तौर से दिखाई देती है, लेकिन जब हम दोगलेपन की बातें करते हैं तो फिर ये छुपाई जाती है। तो आशुतोष ने वो गलती कर दी, क्योंकि आशुतोष को यह एहसास नहीं था कि अब जो है वो उसकी किक पड़ने वाली है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और अरविंद केजरीवाल, मैं कहता हूं कि इस देश में अगर कोई प्योर पॉलिटिशियन है तो वो अरविंद केजरीवाल है। वो किसी का सगा नहीं है, अपने परिवार का भी सगा नहीं है। उसने प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, मुझे लगता है आशुतोष को वो भी देखना चाहिए था, लेकिन नहीं देखा। अब आशुतोष को बाहर कर दिया गया तो आशुतोष ने नेहरू को पढ़ना स्टार्ट किया, और जब नेहरू को पढ़ना स्टार्ट किया तो आशुतोष को अब फील हुआ कि नेहरू के जैसा तो इस देश में कोई जननायक पैदा ही नहीं हुआ। तो आशुतोष ने राहुल गांधी को पछाड़ते हुए अपनी डीपी भी जो है वो नेहरू की लगा ली, और अब इस वक्त आशुतोष को कोई फैक्ट से मतलब नहीं है, किसी तथ्य से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ नेहरू से मतलब है। तो आशुतोष अपने नाम के आगे अगर आशुतोष नेहरू लगा दे तो मुझे लगता है कि कोई किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। यह पहलू है उस पत्रकारिता का। दूसरा एक ऐसा पहलू भी है जिसमें कम्युनिस्ट विचारधारा प्रवेश कर चुकी है। अब कम्युनिस्टों को इस देश की जनता ने तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन इन बुद्धिजीवियों ने स्वीकार कर लिया, और जब इन बुद्धिजीवियों ने स्वीकार कर लिया तो अब इनकी फंडिंग कहां से होती है, और फंडिंग जब होती है तो वो उनसे आप किस तरीके की पत्रकारिता की उम्मीद करते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। तो दूसरी तरफ इनके विरोध में एक ऐसा ग्रुप खड़ा हुआ जिसने भी अपनी मेहनत जो है वो छोड़ दी, क्योंकि वो भी इनके ही चेले थे, पत्रकारिता इनसे ही सीखी थी। क्यों? क्योंकि उनको जब यह लगता है कि जब वो लोग चापलूसी कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, और एक तरीके से ऐसे लगता है जैसे हिंदुत्व के वो भी ठेकेदार बनकर बैठ गए। लेकिन जब बात आती है तार्किक और बौद्धिक क्षमता की, तब इनकी बौद्धिक क्षमता भी जवाब दे देती है, क्योंकि फैक्ट से दूर दूसरे का मजाक बनाना और दूसरे को नीचा दिखाना, यही जो है वो इस पत्रकारिता में रह गया है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है वो तथ्यों को देखें, तथ्यों की जांच पड़ताल करें, और फिर उसके बाद में सच्चाई से रूबरू हो कि आखिर 2014 से पहले इस देश में क्या था और 2014 के बाद क्या बदला। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते
तो फिर आप किसी भी तरीके के आकलन की जो है वो कसौटी पर नहीं जाने का प्रयास करें तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा असरकारक होगा। और यही जो है वो इस वक्त हालात इस देश के चल रहे हैं। सरकार किसने क्या किया समय के रहते हुए 1947 से अब तक, तो जब नेहरू का समय था, नेहरू को जो अच्छा लगा उसने किया, कुछ अच्छा किया कुछ गलत हुआ। इंदिरा गांधी ने भी ठीक वैसा ही किया। और जब हम आज के इस परिदृश्य में देखते हैं तो नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं और उन प्रयासों में कहीं ना कहीं जो है वो गलती भी होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डिसीजंस भी होते हैं जिनको लेकर अभी तो नहीं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे तो उसके बाद उनको भी दिखाई देगा कि इन्होंने क्या किया था। तो यह है हमारी पत्रकारिता का मूल स्वरूप। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।